नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए आज पर्यावरण अध्ययन जो रीट प्री की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जनसंचार के साधन। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी के लिए एक ही क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा। और जितने भी विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ेंगे वो नोट्स भी इसी के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन है हमारा खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है और आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। चलिए, आज का हम एक इंटरेस्टेड टॉपिक है और इसकी शुरुआत करते हैं जनसंचार के साधन, और ये आपके सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले आपको जनसंचार के साधन में इन पॉइंटों को पढ़ना पड़ेगा, आप लोग निशान लगा लीजिएगा, क्लियर। और मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं संचार का अर्थ क्या है, ठीक है। संचार का अर्थ है साथियों, संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? कम्युनिस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूचना, संदेशों, विचारों, भावनाओं आदि का एक दूसरे में आदान प्रदान करना। संचार, जिसे हम संप्रेषण या संदेश वाहन भी कहते हैं, आशय है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो सूचनाओं, भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं, ठीक है। और कम्युनिस्ट से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए तो कम्युनिकेशन का अर्थ होता है जन संचार या फिर उसका वार्तालाप। अब हम बात करते हैं संचार की परिभाषा। संचार की जो परिभाषा दी गई थी साथियों, वो दी थी कीथ डेविस साहब ने, और ये बताते हैं कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर किसी एक व्यक्ति के द्वारा सूचनाओं, संदेशों एवं विचारों का आदान प्रदान इस आधार पर किया जाता है कि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसका फीडबैक उसी अर्थ एवं भावनाओं में देगा जिस अर्थ के साथ उस सूचना को प्राप्त किया जाता है। जैसे आप लोग इसका आशय आप लोग समझिए, जैसे आपसे कोई व्यक्ति मोबाइल पर बात कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आपने उससे कोई चीज़ पूछी तो वो आपकी भावनाओं को पहचानते हुए उसका क्या देगा? फीडबैक देगा। कहने का तात्पर्य है कीथ डेविस का यही था, क्लियर। अब बात करते हैं संचार की विशेषताओं की। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और ये लगभग 8 या 9 पेज का टॉपिक है और इसमें पूरा कंप्लीट है, इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न आज तक कभी आया भी नहीं है और ना कभी आएगा। संचार की विशेषताओं की बात करते हैं तो संचार में कम से कम 2 व्यक्तियों का तो होना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो कम से कम 2 व्यक्ति का, अकेला व्यक्ति तो कभी फ़ोन पे बात कर ही नहीं सकता, क्लियर। तो संचार के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। संचार निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए, संचार हमेशा चलता रहता है। 2 व्यक्ति आप अगर नहीं करोगे तो आपके गाँव में एक दूसरे में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तो बातें करेंगे ना, तो एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, क्लियर। संचार एक चक्रीय प्रक्रिया है। क्या है? एक साइकिलिंग प्रोसेस है। संचार में विषय वस्तु का होना अनिवार्य है। संचार में माध्यम होना चाहिए, कोई ना कोई माध्यम से आप बात करते ही है, ठीक है ना। चाहे तो आप आमने सामने बैठ कर के मॉक बात कर सकते हैं, चाहो तो आप लोग उनसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हो, चाहो तो आप उनसे कंप्यूटर पर बात कर सकते हो, चाहो उनसे तो आप फेसबुक पर बात। तो एक मीडियम होता है बात करने का दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, उसको बोलते हैं माध्यम। कोई ना कोई माध्यम होता है। संचार में प्रतिपुष्टि, संचार जो है उसमें प्रतिपुष्टि होनी चाहिए। भाई आप अगर किसी से बात करते हैं तो बात करने का मतलब तभी निकलेगा, अर्थ तभी निकलेगा जब वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और बदले में आपसे कुछ बातें कर रहा है, ठीक है। आप खुद ही खुद बोले जा रहे हो और वो व्यक्ति आपको कुछ बता नहीं रहा, तो इसका मतलब संचार में ये संचार का कोई मतलब नहीं निकल रहा। संचार में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। और अगली विशेषता है कि संचार मानवीय भी हो सकता है और अमानवीय, दोनों प्रकार से हो सकता है। अगर 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं तो ये मानवीय है, और 2 व्यक्ति आपस में फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो ये हमारा अमानवीय है। ये जनसंचार के माध्यम से आप बात कर रहे हो और आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो तो ये साक्षात्कार का आपको माध्यम हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं संचार की प्रक्रिया के एलिमेंट, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। आप जानते हो कि संचार जो है एक वृत्तीय प्रक्रिया है जिसके कुल 7 तत्व हैं, और ये 7 तत्व कौन कौन से हैं आपको याद रखना है अच्छे से। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, चैनल की लिंक को अपने दोस्तों को भी जोड़ना मत भूलिएगा। और ये नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लो, है ना, नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लो, खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस आप
प्री का और मेंस दोनों की मैं क्लास एक साथ ले रहा हूँ, तो आपको दोनों की ही तैयारी करना बेटर मानिए आप। अब एलिमेंटों की अगर हम बात करते हैं जनसंचार की प्रक्रिया के कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से तत्व हैं, तो 7 तत्वों में पहला है हमारा प्रेषक, ठीक है। सेंडर जो मैसेज भेजता है, ठीक है ना, जो बातों को भेजता है, किसी दूसरे से बात करना चाहता है, उसको बोलते हैं प्रेषक। विषय वस्तु, उस प्रेषक ने किस चीज़ के बारे में आपको मैसेज किया है, वो क्या है, उसकी विषय वस्तु है। एक होता है माध्यम, कि व्यक्ति अगर किसी बात को दूसरे से कहना चाह रहा है तो उसका माध्यम क्या है, किसके जरिए आपसे कहना चाह रहा है। अगला है संकेतन, आगे हम इनकी सभी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। संकेतन है, प्रेषिति है यानी कि रिसीवर, इसका मतलब आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, वो व्यक्ति जो है वो क्या कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा। नेक्स्ट है विकेतन यानी डिकोडिंग, और उसके अंत में है सबसे अंतिम प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक होना बहुत जरूरी है संचार के अंदर। अब देखिए पहला एलिमेंट, इसके बारे में बात करेंगे, प्रेषक यानी होता है सेंडर। प्रेषक संचार प्रक्रिया का एक मुख्य भाग होता है, अर्थात प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक भेजने का काम करेगा। क्या कहलाएगा, प्रेषक कहलाएगा, सेंडर कहलाएगा, ठीक है ना। अगला तत्व है विषय वस्तु, ठीक है, कंटेंट। संचार प्रक्रिया की विषय वस्तुओं में सूचनाओं, विचारों और भावनाओं आदि जो बातें होती हैं, जो सम्मिलित की जाती हैं, वो सारी की सारी क्या है, विषय वस्तु है। आप उस व्यक्ति से किस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, वही आपकी विषय वस्तु है। नेक्स्ट है इसका मीडियम, माध्यम क्या होना चाहिए, तो माध्यम किसको कहते हैं, संचार या संप्रेषण की प्रक्रिया के माध्यम से आशय है कि एक व्यक्ति के द्वारा संचार की उस विषय वस्तु को उन अन्य व्यक्तियों तक किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है। आप फ़ोन पर बात करके दे रहे हो या फिर आमने सामने भेज रहे हो, किसी लेटर के माध्यम से भेज रहे हो, तो वो एक मीडियम होता है कि आप जैसे आप लोग यात्रा करने जाते हो तो आपने बस से यात्रा की, इसका मतलब बस क्या है, यहाँ पर एक मीडियम है। तो इस तरीके से ये मीडियम भी संचार में होना चाहिए। संचार के माध्यम साथियों अगर बात करें तो ये 3 प्रकार के माध्यम हैं। पहला, आप लिखित तरीके से भी व्यक्ति को अपनी सूचना भेज सकते हो, मौखिक संचार के माध्यम से भी, और सांकेतिक संचार, ये अपने माध्यम है। आप लिखित संचार कर सकते हो व्यक्ति के साथ, मौखिक संचार कर सकते हो, और एक सिंबॉलिक संचार यानी सांकेतिक संचार भी कर सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं संकेतन क्या होता है, ठीक है। सांकेतिक देखिए, संकेतना संचार प्रक्रिया में प्रेषक के द्वारा जिस अर्थ या भाव के साथ सूचनाओं को अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है, उस अर्थ एवं भाव को क्या कहते हैं, संकेतन कहते हैं। आपने उस व्यक्ति से बात की तो किस तरीके से बात की, वो आप लोग उस विषय वस्तु में क्या कहना चाह रहे हो, अगर उन सभी बातों को व्यक्ति समझ रहा है और फिर आपको फीडबैक दे रहा है, तो वो क्या है, उस आपके भाव ही क्या है, संकेतन है। नेक्स्ट है अपना रिसीवर, प्रेषिति, ठीक है, जो सूचनाओं को प्राप्त करता है। प्रेषिति संचार प्रक्रिया का दूसरा मुख्य भाग माना जाता है, और सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, प्रेषिति कहलाता है। यानी प्रेषिति वह व्यक्ति है जिसके पास प्रेषक के द्वारा सूचनाएं भेजी जाती हैं। क्लियर, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट है अपना विकेतन। विकेतन इंग्लिश में बोलते हैं डिकोडिंग। प्रेषक के द्वारा जिस अर्थ एवं भाव के साथ सूचनाएं भेजी जाती हैं और प्रेषिति के द्वारा उन सूचनाओं को उसी अर्थ या भाव के साथ स्वीकार किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं, उसको हम विकेतन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रतिपुष्टि, फीडबैक। फीडबैक भी इसका एक तत्व है। प्रतिपुष्टि संचार प्रक्रिया का अंतिम भाग है। पूछा जा सकता है कि संचार का अंतिम पार्ट क्या है, अंतिम प्रक्रिया का चरण क्या है, तो प्रतिपुष्टि है, जिसका आशय है कि जिस अर्थ या भाव के साथ प्रेषिति को सूचना प्राप्त होती है, उसी अर्थ या भाव के साथ में प्रेषिति प्रतिपुष्टि देगा। आपने जिस उद्देश्य को लेकर के, प्रेषक एक उद्देश्य को लेकर के किसी प्रेषिति से बात करता है, तो प्रेषिति भी उसी रूप में आपसे बात भी करेगा। इसका मतलब वो आपको क्या कर रहा है, जो बात या जवाब देगा वो क्या कहलाएगा, उसका फीडबैक कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए संचार के प्रकार। संचार कितने प्रकार का होता है, तो हम बात करते हैं सामान्यतः संचार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है माध्यम के आधार पर, दूसरा प्रवाह के आधार पर, और तीसरा प्रकार है उद्देश्यों के आधार पर। चलिए बात करते हैं हम सभी, एक बार सभी विद्यार्थी यहाँ पे लाइक ज़रूर कर दिए साथियों। प्रवाह के आधार पर हम बात करते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। संचार प्रवाह के आधार पर 4 प्रकार का है। पहला होगा अधोगामी, दूसरा है ऊर्ध्वगामी,
तीसरा है समतलीय और चौथा है विकरणीय। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, अधोगामी संचार। अधोगामी संचार वह संचार होता है जिसके अंतर्गत सूचनाओं, विचारों तथा भावनाओं आदि का आदान प्रदान कैसे किया जाता है, ऊपर से नीचे किया जाता है, तथा अधोगामी संचार में आदेश, निर्देश और योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब आप समझिए, ऊपर से नीचे का मतलब है कि मान के चलते हो कोई डीजीपी बंदा है, डीजीपी, वो आदेश किसको देगा, एसपी को देगा, एसपी किसको देगा, थानेदार को देगा, ठीक है ना। इस तरीके से थानेदार किसको देगा, हेड कांस्टेबल को देगा। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी अधोगामी संचार कहलाती है। समझ में आ रहा है ना, ये ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे की ओर प्रक्रिया हो रही है, यह क्या कहलाएगी, अधोगामी संचार कहलाएगी। अगर ऊर्ध्वगामी की बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी में उल्टा हो जाएगा जस्ट कि निम्न स्तर का व्यक्ति उच्च स्तर के व्यक्ति को अपनी सूचनाएं पहुंचाएगा, ठीक है ना। नीचे से ऊपर की तरफ क्या जाएंगी, फिर सूचना जाना स्टार्ट हो जाएंगी, ये कहलाएगा ऊर्ध्वगामी संचार। ऊर्ध्वगामी संचार। अब देखो अगला है नेक्स्ट, समतलीय संचार। समतलीय संचार वह संचार होता है जिसके अंतर्गत सूचनाओं अथवा विचारों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान समान स्तर के व्यक्तियों में किया जाता है। इस संचार में व्यक्ति समस्याओं का समाधान करता है। जैसे दो टीचर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, दो टीचर हैं, दोनों ही 3rd ग्रेड के टीचर हैं, और वो आपस में किसी समस्या को लेकर के उलझे हुए हैं, आपस में उस पर बात कर रहे हैं, तो ये हमारा समतलीय है। समान लेवल के दो व्यक्तियों के मध्य में जो संचार किया जाता है वो कहलाता है समतलीय संचार। क्लियर। विकरणीय संचार देखेंगे। विकरणीय संचार वह संचार है जो एक स्तर के कर्मचारियों द्वारा दूसरे स्तर के कर्मचारियों के मध्य में एक अनौपचारिक संचार है। ये क्या है, एक अनौपचारिक संचार। जैसे अपन यहाँ पर काम करें, मान के चलते एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हमने किसी व्यक्ति ने एक लोन लिया, किसी व्यक्ति ने क्या लिया, लोन लिया। बैंक से लोन लेने के पश्चात में वो बैंक का लोन अगर नहीं चुका पाता है, मिशन दैट, तो वो बैंक मैनेजर उसके घर पे जाएगा, क्या करेगा, घर पे जाएगा। अब जब भी फिर भी वो लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक मैनेजर कोर्ट में केस कर देगा उसके ऊपर। अब पुलिस वाले आएंगे किसके पास में, बैंक मैनेजर के पास में, सर आपने जिस व्यक्ति की जो फाइल दी है वो किससे रिलेटेड है, लोन से। तो देखिएगा इधर तो पुलिस डिपार्टमेंट है, उधर क्या है, इधर वित्त विभाग है, दोनों का स्तर अलग अलग है। तो इस प्रकार के जो स्तर के अंदर बातें होती है वो कहलाती है विकरणीय संचार। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं माध्यम के आधार पर। ये 3 प्रकार का होता है संचार, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। विस्तार से पढ़ेंगे। लिखित संचार देखिएगा। लिखित संचार वह होता है जिसमें सूचनाओं, संदेशों और भावनाओं का आदान प्रदान बोलकर नहीं किया जाता बल्कि लिख करके किया जाता है, लेटर लिख करके किया जाता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा, लिखित संचार। जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ये क्या होगा, लिखित संचार होगा। नेक्स्ट है मौखिक। मौखिक में तो आप जानते हो संचार का वह माध्यम जिसके अंतर्गत हम अपनी सूचनाओं को या संदेशों को आदान प्रदान बोल करके करते हैं, क्या कहलाएगा, मौखिक। जैसे टेलीविज़न के माध्यम से आप बात कर रहे हो, फ़ोन पर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हो, ये सब क्या है, मौखिक संचार। नेक्स्ट है अपना सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार वह माध्यम होता है, वह संचार होता है जिसके अंतर्गत सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान सांकेतिक भाषा के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। जैसे यातायात माध्यम के संचार, आप समझ रहे हो कि जैसे किसी व्यक्ति ने लाल बत्ती जला दी, ठीक है, लाल बत्ती जलने के बाद व्यक्ति संकेत रूप में समझ जा रहा है कि क्या करना है, सड़क पर रुकना है। अगर पीली बत्ती जलेगी इसका मतलब आपको चलते रहना है, कंटिन्यूअस, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे चलना है। ग्रीन बत्ती होने पर बिल्कुल कंटिन्यूअस चलना है। तो इस तरीके के ये जो आपको माध्यम, ये संचार के माध्यम ही तो है। इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, सांकेतिक, संकेत के रूप में आपसे बातें हो रही है। उसके बाद उद्देश्य के आधार पर भी ये क्या 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। 2 प्रकार का होता है संचार। चलिए बात करते हैं। औपचारिक संचार का मतलब सुनिएगा। औपचारिक वह संचार होता है जो किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसका कोई ना कोई एक निश्चित समय या लक्ष्य होता है। जैसे बात करें कि कक्ष में अध्यापक के द्वारा किया गया संचार। भाई टीचर का कर्तव्य बनता है, उसका एक उद्देश्य है कि मुझे आज ये पाठ पढ़ाना है, ये क्या कहलाएगा, एक औपचारिक है। ऑफिशियली तरीके से आपको क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जा रहा है, तो ये आपका औपचारिक संचार है।
और अनौपचारिक संचार क्या होता है कि इसमें बिना किसी उद्देश्य के हम बात कर रहे हैं, जिसका कोई निश्चित टाइम नहीं है, निश्चित लक्ष्य नहीं है, क्लियर, वो कहलाएगा आपका अनौपचारिक। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो देखो यहाँ पर एक नोट लिख रहा है, औपचारिक संचार को ही अपवाद संचार या इसको हम बोलते हैं अंगुरी लता संचार या ग्रेप वाइन संचार भी कहते हैं। किसको? अनौपचारिक। अब देखिए विभिन्न प्रकार के संचार के साधनों की बात करेंगे हम यहाँ पर, और संचार के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा सूचनाओं या संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा तक पहुंचाया जाता है और जिस उपकरण या यंत्र के माध्यम से पहुंचाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? संचार के साधन कहलाते हैं। अब हम इनमें बात करेंगे सबसे पहले टेलीफोन की, फिर मोबाइल की, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राम, कंप्यूटर और फैक्स। इन सब के किस किस व्यक्ति ने खोज की थी और कब कब की थी और इनका उपयोग क्या है, इन सब के बारे में अब हम डिटेल्स से पढ़ेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक ज़रूर कर दें साथियों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम टेलीफोन की। टेलीफोन जो है साथियों आपको याद रखना है, टेलीफोन एक जनसंचार का माध्यम है। वो कैसा है? मौखिक साधन है। आप लोग मौखिक रूप से बात करते हो, बोलकर बात करते हो, कोई उसमें वीडियो वगैरह या फिर किसी प्रकार का फ़ोटो, ठीक है, नहीं दिखाई देता, केवल आप बोल करके बात करते हो, इसलिए टेलीफोन क्या है? मौखिक साधन है बात करने का। इसको हम दूरभाष भी कहते हैं, ठीक है, दूरभाष भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? इसको दूरभाष कहेंगे। टेलीफोन के माध्यम से कहीं भी दूर बैठे व्यक्ति से हम आसानी से बात कर सकते हैं, किंतु टेलीफोन के माध्यम से हम लिखित सामग्री नहीं भेज सकते। हम बात कर सकते हैं, लिखित माध्यम नहीं है ये। कैसा है? ये मौखिक माध्यम है, क्लियर। और बात करें टेलीफोन के आविष्कार की तो नोट कर लो इसको, टेलीफोन का आविष्कार 10 मार्च 1876 को ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, जिसमें थॉमस वाटसन के द्वारा उसका सहयोग भी किया गया था, ठीक है। थॉमस वाटसन उनके क्या थे? सहयोगी थे। और इसके आविष्कारकर्ता कौन है? ग्राहम बेल है। कौन है? ग्राहम बेल, टेलीफोन के। और कब किया था? 10 मार्च 1876 को। अगर इनमें बात करें, देखो एक तो एसटीडी होती है, एक आईएसडी होता है, एक पीसीओ। अपने तीनों का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो इनका फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछा जाता है। एसटीडी का मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग इसका पूरा नाम है। देखो ये एसटीडी अलग होता है, साइंस में अगर इसका नाम पूछते ना तो ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। ये नहीं करना है इसका अर्थ। इसका मतलब अगर हम बात करें संचार के साधनों में तो याद रखना है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है एसटीडी का पूरा नाम। फिर है आईएसडी, आईएसडी का मतलब होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। और पीसीओ का मतलब आप समझ रहे हो, पब्लिक कॉल ऑफिस, क्लियर। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साधन है संचार का मोबाइल के बारे में देखिए। इसके माध्यम से हम सूचना और संदेशों का आदान प्रदान मौखिक तरीके से और लिखित तरीके से दोनों प्रकार से कर सकते हैं, तथा मोबाइल फ़ोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से रख कर भी ले जाया जा सकता है। आप जेब में रख लेते हो ना। और इस मोबाइल फ़ोन की बात करें तो इसका आविष्कार 1973 में किया था। किसने? मार्टिन कूपर के द्वारा। नोट कर लो ये लाइन कि भाई मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? 1973 में मार्टिन कूपर ने किया था। और इनके सहयोगी भी थे। इनके सहयोग का नाम था साथियों जॉन एफ मिचेल। क्या नाम था उनके दोस्त का जिन्होंने इसमें साथ दिया था इस आविष्कार में? जॉन एफ मिचेल थे। अगर बात करें देश का पहला मोबाइल फ़ोन था तो साथियों वो मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। सबसे पहले मोटोरोला कंपनी ने, आपने सुना होगा, आपको अगर याददाश्त हो तो, मोटोरोला कंपनी ने सबसे पहला फ़ोन लॉन्च किया था मोबाइल। अब बात करें सिम का अगर पूरा नाम पूछ जाए SIM तो इसका पूरा अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल। क्या होगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। और SMS का पूरा नाम है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, क्लियर। आगे चलते हैं टेलीविज़न। अब देखिए टेलीविज़न संचार का साधन है, तो ये हमारा श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का साधन है। टेलीविज़न पर हम आवाज़ भी सुनते हैं और चित्र भी देखते हैं, इसलिए टेलीविज़न का हिंदी में नाम क्या है? चित्र श्रव्य दृश्य साधन है ये, ठीक है ना। इस टेलीफोन जो ये अपना टेलीविज़न है इसका आविष्कार किया था 1925 में। किसने? JL बोयार्ड के द्वारा। किसने किया था? JL बोयार्ड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। किसका? टेलीविज़न का 1925 में। अब बात करते हैं रेडियो संचार का एक श्रव्य साधन है। रेडियो में केवल हम आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से ये संचालित होता है
केवल हम इसमें आवाज़ सुनते हैं, ठीक है, दिखाई कुछ नहीं देता। और रेडियो जो है बेतार का तार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना कोई तार होता है, ये केवल आकाशवाणी केंद्र से चैनलों के माध्यम से संचालित किया जाता है। और रेडियो का आविष्कार किया था साथियों, याद रखना किसने किया था, मार्कोनी के द्वारा किया गया था। और कब किया था, 1895 में। मार्कोनी ने 1895 में रेडियो का आविष्कार किया था। अगला साधन है हमारा तार या टेलीग्राम। तार कह लो चाहे टेलीग्राम कह लो, इसके माध्यम से सूचना और संदेशों का आदान प्रदान लिखित रूप में किया जाता है। जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, वैसे होता था ये। तार या टेलीग्राम का आविष्कार किया था 1884 में सैमुअल मोर्स ने। कब किया, 1884 में सैमुअल मोर्स ने किया था। और 15 जुलाई 2013 को भारत सरकार के द्वारा तार अथवा टेलीग्राम संचार को बंद कर दिया गया था। कब किया, 15 जुलाई 2013 को, अभी किया है, लगभग 10 साल पहले, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में एक पिन कोड सेवा भी आरंभ की गई थी साथियों, इसी के लिए। तो आपको याद रखना है, ये पोस्ट कोड, आप लोगों को पिन कोड नंबर तो सुना होगा, ठीक है। तो ये पिन कोड अंक जो होता है 6 अंक का होता है पिन कोड नंबर। और ये सेवा चालू की गई थी 15 अगस्त को। कब की गई थी, 15 अगस्त 1972 को ये पिन कोड सेवा भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी। और पिन कोड जो नंबर होता है वो 6 अंक का होता है। और इसमें पहला अंक जो होता है साथियों, जैसे 6 अंक है, मेरा 32 16 11 है, समझो आप लोग। इसमें जो मेरा पहला अंक है, ये वाला पहला, ये किसी जोन को शो करेगा। और ये दूसरा अंक है, ये सब जोन को। और तीसरा अंक डिस्ट्रिक्ट को शो करेगा। चौथा अंक जो होगा, बाकी के शेष ये ऑफिस के, ये पोस्ट ऑफिस को शो करेंगे। पिन कोड अगर बात करें, पिन कार्ड, ये जो पिन कार्ड है इसका पूरा नाम है साथियों, पिन का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगला माध्यम है हमारा संचार का साधन कंप्यूटर। कंप्यूटर आधुनिक युग में संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ करके हम घर बैठे सभी सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। घर बैठे विश्व स्तर पर सूचनाओं को भेजा जा सकता है। अगर बात करें कंप्यूटर की, तो आपको याद रखना है, ये संचार का आधुनिकतम युग कहा जाता है। कंप्यूटर को वर्तमान में आधुनिक युग कहा जाता है कंप्यूटर की वजह से। और कंप्यूटर की खोज की थी या आविष्कार किया था साथियों 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया सबसे पहले 1822 में। नेक्स्ट है हमारा फैक्स। फैक्स का पूरा नाम है साथियों फॉरएवर ज़ेरॉक्स। क्या है, फॉरएवर ज़ेरॉक्स। इसका आविष्कार किया था 1865 में वार्नर एवं स्मिथ के द्वारा। फैक्स मशीन के माध्यम से सूचना एवं संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेम टू सेम भेजा जाता है। जैसे मैंने यहाँ से अपनी क्या मंगाई, मार्कशीट मंगाते हुए, तो ये सेम टू सेम वहाँ पर फैक्स के माध्यम से पहुँच जाएगी, ठीक है ना, सेम टू सेम कॉपी। भारत में अगर पूछिए कि आपसे इंटरनेट सेवा का आरंभ कब किया गया था, तो ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा लिख दिया है। ये 15 अगस्त 1995 में कोई भारत में इंटरनेट सेवा लागू की गई थी। क्लियर। अब बात करते हैं संचार के साधनों का मानव जीवन का क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव भी और नकारात्मक प्रभाव, दोनों तरीके से होता है। अब सकारात्मक कैसे पड़ेगा, सुनिएगा। घर बैठे हम आसानी से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने समय की बचत भी कर सकते हैं। ये सब फायदे तो हैं। कम से कम लागतों में आसानी से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है और मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार भी लाया जा सकता है। ये सब हमारे जनसंचार के क्या हैं, फ़ायदे हैं, ये आपको याद रखना। अगर इसके नुकसान की बात करें तो व्यक्ति इसका दुरुपयोग कैसे करता है। आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, अपने आप तो नहीं होती, लेकिन हम खुद उसका क्या कर रहे हैं, संचार का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, मनुष्य के सामाजिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, समय की बर्बादी होती है और बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और बच्चों की शिक्षा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये जो आपको नेगेटिव आपको थॉट्स बताए हैं इसके, ये तभी पड़ते हैं जब व्यक्ति अपने आप में संभल नहीं पाता। क्लियर। कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ फ़ायदा भी करती है और नुकसान भी करती है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी आपको नुकसान नहीं करेगी साथियों। इसलिए आप लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए, बुरी शिक्षा को आप लोग क्या कर दें, इग्नोर कर दें। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि यहाँ से आपको एक बार पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो। एक भी मैं चैप्टर ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपके सिलेबस में हो, और शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आपको कोचिंग में मिलता हो, कोई कोचिंग राजस्थान में, जो आपको इतना डीपली तरीके से और पूरा एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा सके। इम्पॉसिबल है, कोई ना कोई चैप्टर तो छूट ही जाता है और कुछ ना कुछ चीज़ छूट ही जाती है। इसलिए आपको रेगुलरिटी बनाए रखना है,
रोज़ 9 बजे पर्यावरण की क्लास, 4 बजे शाम को आपकी साइकोलॉजी की क्लास, सुबह 10 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लास और हिस्ट्री की क्लास आपकी 2 बजे होती है। ठीक है, तो रीट मेंस और प्री दोनों का सिलेबस आप लोग एक साथ डाउनलोड कर लें। ठीक है, आपको दोनों कोर्स दिए गए हैं, मेंस का और प्री का। ठीक है, और आपसे मात्र 21 रुपये लिया जा रहा है एक कोर्स का। ओके, और आप लोग इनको डाउनलोड कर लो, आसानी से अपनी नोट्स बना लो। धन्यवाद।